तो चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का जो आज का जो क्लास है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के हम लोग 4th चैप्टर पे आ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम आपका है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। अब कहता है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। अभी तक हम लोग जल संसाधन पढ़ चुके हैं, अब यह है वन्य प्राणी संसाधन। समझिएगा, वन्य एक संसाधन पहले ही बता चुके हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब वन कैसे हमारे लिए संसाधन है, तो इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। आज जितना भी हम लोग लकड़ी का जो भी फर्नीचर देखते हैं या बहुत से ऐसे दवा हैं जो क्या है वन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कैंसर का दवा भी है वो वन से ही प्राप्त हुआ है। टेक्सोल जिसको कहा जाता है वो भी क्या है आपको क्या है वन से ही प्राप्त होता है। बहुत से ऐसी चीज़ है जो हमें वन से एकदम बहुत ही साक्षात रूप से प्राप्त होता है। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वन संसाधन उन्हें कह रहे हैं। ये चैप्टर का ही नाम है वन संसाधन। अब सबसे पहले कहते हैं वन किसे कहते हैं? कहता है वन। तो देखिए, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जहाँ लंबे लंबे पेड़, कटीले एवं झाड़ियाँ होते हैं। क्या होते हैं? उससे स्थान को कहते हैं जहाँ पर एक बड़े सा स्थान पर लंबे लंबे पेड़ या कटीली झाड़ियाँ होती है, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अब दूसरा सवाल है कि वन कितने प्रकार के हैं? क्या है? वन। तो वन मुख्य रूप से दो प्रकार के। क्या है? वन मुख्य रूप से दो प्रकार के। पहला है प्राकृतिक वन। क्या है? पहला आपका प्राकृतिक वन है। और दूसरा क्या है? पहले कहता है प्राकृतिक और दूसरा कहता है मानव निर्मित वन। मतलब क्या? कृत्रिम वन। तो कहता है प्राकृतिक वन क्या है? कहता है वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं। मतलब स्वतः मतलब खुद से उगते हैं। क्या है? जो खुद से अपने आप उग जाते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। साधारण अगर बुक का लैंग्वेज देखा जाए तो बुक के लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। क्या रहता है? थोड़ा सा कहता है जिस बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से, कहता है प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन कहते हैं। अब दूसरा है मानव निर्मित वन। अब कहिएगा कि सर आपने मतलब पहले वीडियो बना रहे थे, अब यह बुक पे, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है कि आपको यह लिखना पड़ेगा। क्या होगा? लिखना पड़ेगा। और हमें यह भी मालूम है कि बहुत से लड़का ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है कि हम जो बोले वो आप लोग अचानक से लिख पाए। इसी के लिए हम ये आपको अब दे रहे हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द हम लोग शुरू करें और इसको ख़त्म करते हैं वे चलते चले। अब दूसरा कहता है मानव निर्मित वन। कहता है वे वन जो मानव द्वारा, कहता है वे वन जो मानव द्वारा, कहता है वे वन जो मानव द्वारा लगाकर उसकी वृद्धि विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। आपने सुने होंगे कि नहीं कि रावण का अपना मतलब एक जगह था जहाँ पर सीता जी को रखे हुए थे, उसको क्या कहा? उसको वानिकी ही कहा था। नहीं, तो यह चीज़ है कि मतलब मानव के द्वारा जो बनाया गया वन है, जो हम लोग खुद से पेड़ पौधे लगाते वो क्या कहता है? मानव निर्मित वन कहलाता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है जो आप लोग को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कहता है भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है एवं अंडमान निकोबार द्वीप पे। क्या है? मध्य प्रदेश एवं अंडमान निकोबार में पाया जाता है। हम पहले क्या, जैसे चैप्टर खत्म होगा इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में फिर से हम लोग बहुत अच्छे से इसको हम लोग डील करेंगे। कहाँ है? कहता भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहता और विश्व में, कहता है विश्व में सर्वाधिक वन। क्या है? विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो रूस में पाया जाता है। कहता है भारत में वन विस्तार की दृष्टि से 10वां देश है। क्या है? 10वां। क्या है? भारत में वन विस्तार की दृष्टि से क्या देश है? 10वां है। और यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर, कहता है 68 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है? भूमि पर वन है। अब एक बात इम्पोर्टेंट आपके लिए बात क्या है, एक चीज़ समझिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको। कहता है कि पर्यावरण संतुलन के, क्या है? पर्यावरण संतुलन के लिए जितना भी भूमि है, मान के चले अगर 100 भूमि है, क्या है? 100% भूमि है तो इस पर 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। कितना? ये 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। लेकिन 2001 के जनगणना, कहता 2001 के भौगोलिक स्वरूप के अनुसार पूरे भारत में कितना था? मात्र 19.27। क्या है? किसी किसी बुक में चेंज भी रहता है, कोई 20.55 रहता है, सबका अलग अलग डाटा टाइप का दिया है, किसी में 21 रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो यही है 19.27 या आपसे पूछ सकता है
5 5। अपने बुक में देखिएगा, बुक में दिया हुआ है आपको डाटा उसके बारे में, ठीक है। तो इतना ही प्रतिशत क्या है पूरे भारत में वन है, जिसमें से भी मुख्य रूप से कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। वो भी कितना, पूरे भारत का 11.22%। क्या है, पूरे भारत का 11.22% वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आपको कहता है वन, कहता है वन के प्रकार। क्या है, वन के प्रकार। तो देखिए इसमें तो हम लोग लिख दिए हैं कि वन के घनत्व के आधार पर वन को 5 प्रकार में बांटा गया है। तो अब देखिए कहता है चीर हरित वन। क्या है, चीर हरित वन है आपको। अब सब वन का अलग अलग कैटेगरी है कि कौन सा कौन वन है, कौन सा वन में आता है। तो पहला कहता है चीर हरित वन, पांचों का पहले नाम बता देते हैं। पहला चीर हरित वन है, दूसरा कहता है पतझर वन, तीसरा आपको कहता है पर्वतीय मतलब पर्णपाती वन, उसके बाद है कटीले वन जिसको हम लोग क्या कहते हैं मरुस्थलीय वन, फिर डेल्टाई वन है। क्या है, डेल्टाई वन है। अब आते हैं चिरहरित वन के बारे में। आपसे पूछ सकता है चिरहरित वन के बारे में, तो कहता है जहाँ 200 सेंटीमीटर, याद रखिए जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ चिरहरित वन पाया जाता है। अब देखिए चिरहरित वन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगा तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, चिरहरित वन पाया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता होगा। और जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर क्या होता होगा, पेड़ पौधे बड़ा ही जटिल स्वरूप में पाए जाते होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ से हम लोग आसपास जब बारिश होता है तो हम लोग के खेत में कितना ज़्यादा पेड़ उग जाता है, बहुत ज़्यादा पेड़ उग जाता है। कहता है इसकी लकड़ी कठोर होती है जिसके कारण इसे काटने में कठिनाई होती है। एक और कारण कठिनाई है कि पेड़ इतने सघन होते हैं कि उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। यह वन काफ़ी सघन दलदली भूमि एकदम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसमें यातायात, कहता है यातायात के संसाधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण यह वन क्या है बहुत ही ज़्यादा, मतलब लकड़ी इसमें काटना क्या है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें मुश्किल होता है। अब आगे बढ़ते कहता है इसमें बहुमूल्य लकड़ियाँ क्या होती है। अब हमारे पास मतलब संसाधन ही नहीं है वहाँ पे लकड़ी काट पाने का, तो वो सब जो वन की जो लकड़ियाँ वो क्या होती है बर्बाद हो जाती है। इस पेड़ की औसत ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर से अधिक होती है, 7 फीट से अधिक होती है। इस वन की पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती, इसी के लिए कहता है कि इसी के जब इसकी पत्ती नहीं झड़ता तो इसी के लिए क्या कहता है इसको सदाबहार वन या चिरहरित वन कहा जाता है। इसमें जो मुख्य है जो आपको याद होना चाहिए, इसमें मुख्य बात है क्या है, इसमें कहता है सदाबहार वन में कौन से पेड़ पाया जाता है, तो क्या है रबर के, मोहगनी के, बेल के, सिकोन के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोहगनी। मोहगनी क्या होता है, बहुत ही महंगा मिलता है। तो पूछेगा कि मोहगनी पेड़ किस वन का किस वन में पाया जाता है, तो आपको क्या देना होगा जवाब कि यह चिरहरित वन का क्या है मुख्य रूप से पेड़ है। इसका विस्तार कहाँ है, तो यह उत्तर पूर्वी भारत एकदम पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है आंध्र पर्णपाती वन जिसको क्या कहते हैं पतझर वन भी कहते हैं। कहता है यह वन भारत के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर। यह क्या याद होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक ज़्यादा जहाँ वर्षा होता है तो वहाँ क्या पाया जाता है, तो सदाबहार वन या जिसको चिरहरित वन कहते हैं। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ कौन सा पाया जाता है, या पतझर वन या पर्णपाती वन। कहता है मानसून वन से प्रसिद्ध यह वन तो अधिक घने और नहीं अधिक कठोर होते, यह प्राय मैदानी भागों में लुप्त हो चुके हैं। मतलब यह वन क्या धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो चुका है। इस प्रकार के वन नमी बरकरार रखने के लिए पत्तियों को गिरा देती है। अब कहते हैं पतझर वन क्यों कहा गया है, तो यह अपनी नमी बरकरार रखने के लिए, मतलब क्या अपने अंदर में पानी को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं पत्तियों को गिरा देते हैं। क्योंकि पत्ती के माध्यम से जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो पत्तियों से क्या होती है पानी बाष्प बनकर चली जाती है। कहता है इसलिए इसे क्या कहता है पतझर वन कहा जाता है। अब कहता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें कि इस वन में क्या है सागवान है, शीशम है, जामुन है, आम है, महुआ इत्यादि वृक्ष क्या होता है पाया जाता है। यह भारत के यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, गोवा इत्यादि में पाया जाता है। अगर आप बुक से देखिएगा तो थोड़ा सा बुक में लंबा है, लेकिन ये छोटा सा चीज़ दिए हैं कि आपको मतलब है तैयार किया हुआ कि आप लोग इसको आसानी से लिख पाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब होता है शुष्क पर्णपाती वन। क्या है शुष्क पर्णपाती वन, जिसको क्या कहा जाता है, इनको शीतोष्ण भी कहा जाता है। कहता है यह वन, अब देखिए
अब कहता है यह वन वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा क्या है 50 से 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या है 50 से, मतलब देखिए 100 सेंटीमीटर तक होता है ये, क्योंकि इससे अगर 50 होगा तो वह क्या मरुस्थलीय वन के रूप में आएगा। ठीक है, तो अब कहता है वे वन जहाँ वैसे क्षेत्र पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इस तरह की वनों की वृक्ष की लंबाई 6 से 9 फीट तक होती है। वृक्षों की जड़ काफ़ी लंबी होती है ताकि गहराई से जल प्राप्त हो सके। अब समझिएगा इस चीज़ को, गहराई से जल क्यों, क्योंकि 100 से 500 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर वर्षा कम होती होगी और हर पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी के लिए उनके जड़ को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही गहरा जाना पड़ेगा। इन वृक्षों में बबूल, पीपल, महुआ इत्यादि है। यह भारत के उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पश्चिम दक्षिण पंजाब, भारत के शुष्क प्रदेशों में, शुष्क मतलब क्या है कि मतलब जहाँ पे मतलब क्या कम वर्षा पाया जाता होगा। अब हम आते हैं मरुस्थलीय वन पे। कहता है यह भारत के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन वन के वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 6 फीट से कम होती है। इस प्रकार के वन वृक्षों की जड़ लंबी एवं कटीले होते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार पश्चिम राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात इत्यादि के क्षेत्रों में है। इन वनों में खजूर, बबूल, नागफनी और कैक्टस इत्यादि पाए जाते, क्या होते हैं, कैक्टस पाए जाते हैं। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हम 5 चीज़ पढ़े हैं वन के बारे में। पहला वन है आपका क्या है, चीर हरित वन, जिसको क्या कहता है, सदाबहार वन कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कितना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर आंध्रपर्णपाती, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। फिर है शुष्क, जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। और याद रहे, देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट डाटा आपको याद होना चाहिए कि क्या है 75 सेंटीमीटर, क्या है इसमें याद होगा चाहिए आपको 75, क्या है 75 से 50, क्या है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ क्या वन होता है, मरुस्थलीय वन होता है। अब लास्ट जो आपका वन है क्या है, लास्ट वन है आपका है ज्वारीय वन। अब देखिए ज्वारीय वन क्या है, यह बहुत ही आपसे इसमें भी पूछता है, कुछ पशु पक्षी का ही नाम पूछता है कि इसमें कौन सा पशु है, पक्षी है, तो वो आपको देख लीजिएगा। अब देखिए कहता है ज्वारीय वन। अब ज्वार कहाँ आता है, समुद्र किनारे ज्वार आता है, जहाँ पर मतलब पानी आया कुछ देर के लिए, पानी आया कुछ देर के लिए बाद पानी चला जाता है। यह वन भारत के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ नमकीन मिट्टी पाई जाती है। नमकीन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, समुद्र किनारे के आसपास पाई जाती है। भारत के तटीय प्रदेशों में ज्वार के कारण तटीय प्रदेशों की मिट्टी नमकीन होती है, इसलिए इसे ज्वार एवं तटीय वन कहा जाता है। इसमें मैग्रोव्स, क्या है, माइग्रोव्स एक प्रकार का पेड़ होता है जो क्या होता है, कुछ जड़ में होता है कुछ बाहर निकला होता है। मतलब पेड़ का जो जड़ है वो क्या होता है, मतलब पेड़ की जो टहनी होती है वो क्या होती है, मट्टी में ही दबी होती है। या इसे कक्ष का वन कहते हैं। इसका विस्तार डेल्टाई क्षेत्रों में है। इसमें प्रमुख वृक्ष है, नारियल है, बूस है, बेत है, तार है। अब इसमें देखिएगा एक बंगाल टाइगर है, एक जानवर आता है, क्या आता है, बंगाल टाइगर, जिसको कहा जाता नहीं है, उसको कहा गया है मतलब एक बंगाली शेर है, तो वो भी कहाँ पे आता है, तो यह जैसे सुंदरवन कहता है कि सुंदरवन, तो सुंदरवन क्या है, एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पर एक सुंदरी नाम का पेड़ है, क्या है, सुंदरी नाम का पेड़ है, तो जिसलिए उसे क्या कहता है, सुंदरवन कहा गया। यहाँ पर एक बाघ मिलता है जो वो क्या है कि वहाँ पे वो मछली एक विशेष प्रकार का बाघ है जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मछली खाता है। अब देखिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कहता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से वन, तो देखिए वन को भी मुख्य रूप से, अब इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वन के प्रकार कह रहा है आपको प्रशासनिक दृष्टि से, तो कहता है आरक्षित वन। अब याद रखिए आरक्षित मतलब क्या होता है, आरक्षित मतलब हो गया सुरक्षित, आरक्षित का याद रखिएगा क्या है, सुरक्षित। कहता है वैसे वन, जो कहता है आरक्षित मतलब क्या हो गया आपका, सुरक्षित हो गया। कहता है वैसे वन जो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। मतलब वैसा वन जिनकी उपस्थिति से क्या है, जिनकी उपस्थिति से जलवायु पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर वो नष्ट हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उसे। क्या जैसे अब अमेजन है, क्या है,
अमेजोन है जहाँ पर अभी आग लगा था, वहाँ पर बहुत सी क्या हो गई थी, मतलब पूरे विश्व के लोग हंगामा करने लगे थे, क्योंकि वह पूरे पूरे विश्व का अकेला मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिशत ऑक्सीजन वहीं से आता है। अगर उस वन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, पूरे पूरे विश्व को ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहता है वैसा वन जो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे आरक्षित वन कहते हैं। इसमें बाहरी कहता है इसमें साफ क्या है, एकदम इसमें किसी भी लोग का प्रवेश एकदम वर्जित होता है। लकड़ी काटना, शिकार करना, पशु चारण करना, इन वैसा वन जिनमें पशु का, आदमी का शिकार करना इत्यादि सभी पूर्ण रूप से वर्जित, मतलब उस पर मनाही होती है, वैसे वन क्या कहलाते हैं, आरक्षित वन कहलाते हैं। सब इसको एकदम समझ में आया होगा कि वैसे वन जहाँ पे लोगों को क्या है, पर्यावरण की दृष्टि, महत्वपूर्ण दृष्टि को देखते हुए वहाँ पे लोगों को, जानवरों को एकदम शिकार करने की पूर्ण रूप से पाबंदी होती है, वह वन क्या कहलाता है, आरक्षित वन कहलाता है। अब आता है आपको अगला जो है, कहता है रक्षित वन। क्या है, रक्षित वन। कहता है वैसे वन जिनमें अनुमति लेकर, कहता है अब देखिए रक्षित में है, कहता है वैसे वन जिनमें अनुमति लेकर प्रवेश कर सकते, मतलब क्या है कि इसमें भाई आप लाइसेंस, मतलब क्या है लाइसेंस, अभी देखेंगे लॉकडाउन में कि अगर आपको कोई काम है तो आप लाइसेंस लीजिए और लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार वैसा रक्षित वन है जिसमें लोग क्या कहता है, अनुमति लेकर उसमें प्रवेश करते हैं। कहता है वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इस तरह की सुरक्षा की जाती है। इसमें मतलब लाइसेंस प्राप्त लोग क्या कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। अब कहता है अवकृत वन, मतलब जिस पे कोई प्रकार का विशेष प्रावधान टाइप का नहीं है। कहता है वैसा वन जिनके स्वामी निजी व्यक्ति या समुदाय होते हैं उसे अवकृत वन कहते हैं। इसमें कहता है इस प्रकार के वन में लकड़ी काटना पशु मतलब अपना प्राइवेट है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना होता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 7.1% भाग पर क्या है, वन है। क्या है, बिहार में कि मात्र 7% भाग पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन है। अब देखिए कहता है वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 54% आरक्षित है, 29% रक्षित है, 17% क्या है, अवकृत वन है। मतलब क्या है, ये प्राइवेट है, मतलब इसमें कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, जहाँ कुल वन क्षेत्र का कितना है, तो 15% है। किसी में 15 दिया रहता है, किसी में 11 दिया रहता है। ये आप लोग अपना डाटा थोड़ा एक बार देख लीजिएगा बुक में। अगला जो देखिए इंपॉर्टेंट कहता है, एक पहले ये समझ लेंगे, पहले इस पे समझते हैं जैव विविधता से क्या समझते हैं। कहता है जैव विविधता से क्या समझते हैं। कहता है जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। मतलब अर्थात कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब वो सभी अलग अलग हैं, सब क्या है एकदम साफ डिफरेंस है। उन्हीं डिफरेंस को क्या है, उन्हीं विविधता, मतलब विविधता मतलब क्या है, अलग, क्या है अलग को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं, जैसे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव आदि। अगला है कि वन विनाश के कारण। क्या है, वन विनाश के कारण। तो पहले इस पे चर्चा करते हैं, वन विनाश मतलब वन विनाश के कारण। तो पहला कहता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या है, तो देखिए स्थानांतरित कृषि को ही झूम खेती कहते हैं। आदिवासी लोग क्या करते हैं कि वह देवी को क्या कहते हैं, वह जमीन को अपना देवता मानते हैं। क्या मानते हैं, जमीन को देवता मानते हैं, और जमीन पे हल चलाना वह अपनी देवता का अपमान मानते हैं। तो वो करते क्या है कि अपने जंगल के कुछ एक सीमित क्षेत्र को क्या करते हैं, आग लगाते हैं, और आग लगाने का जो राख होता है उसमें क्या करते हैं, वो बीज छीट देते हैं। बीज होने का क्या होता है कि वो फसल करते हैं। लेकिन यह ऐसा पद्धति क्या होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए कारगर होता है, उसके वो क्या होता है, खराब हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, उस जमीन को छोड़कर फिर अगले जगह चले जाते हैं। यह मुख्य रूप से क्या है कि यह मतलब जंगल मतलब क्या है, जो वन के विनाश का यह एक मुख्य कार्य है। दूसरा खनन है। क्या है, दूसरा आपका खनन है। तो आगे इस पे चर्चा करेंगे। पहला आते हैं, सबसे कहता है देखिए वन विनाश के कारण। तो कहता है बांध परियोजना का निर्माण। समझिएगा, आपसे पूछेगा
कि वन विनाश के कारण को लिखे तो कम से कम 5 लिखना पड़ेगा आपको। कहता है देश आज़ाद होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नदी परियोजना का निर्माण किया गया, जिसमें भी बहुत से जंगलों को काट दिया गया, क्योंकि नदी के किनारे क्या होता है, सब जंगल होते हैं और अब बांध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जंगल की कटाई की जाती है। अब देखिए जैसे हम झूम खेती के बारे में बताए थे आपको, झूम खेती के बारे में आपको बताए हैं। कहता है भारत में अधिकांश राज्यों में आदिवासी जनजाति निवास करते हैं और जनजाति अपना जीवन यापन झूम की खेती के द्वारा करते हैं, जो वन विनाश का कारण है। भारत में सबसे ज्यादा वन का विनाश इसी से हुआ है। वही हम बताए हैं आपको स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में बता चुके हैं। अब आगे कहता है, आपको जनसंख्या में वृद्धि। कहता है भारत की जनसंख्या क्या हो रही है, तीव्र रूप से बढ़ रही है। हमें मालूम है कि जमीन बहुत क्या है, सीमित है। क्या है, जमीन बहुत सीमित है, क्योंकि अलग अलग जमीन के लिए अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि सब आदमी मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ा उस तरह से जमीन भी हमारा बढ़ रहा हो, लेकिन क्या है कि जनसंख्या एक प्रकार से एकदम सीमित है। कहता भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आदि के समय भारत की जनसंख्या मात्र कितना थी, 33 करोड़ थी, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना है, 121 करोड़ हो गई है। इस बड़े जनसंख्या के लिए आवास, कहता है देखिए अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उनके लिए घर चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए, जमीन चाहिए, उनके विस्तार के चाहिए, सड़क चाहिए, सब चीज़ के चाहिए। तो यह सभी हम लोग क्या करते हैं, वन को काट कर ही क्या करते हैं, ये सब का निर्माण करते हैं, जो वन विनाश का यह क्या है, एक मुख्य कारण है। अगला है, कहता है ऊर्जा की प्राप्ति। भारत में अधिकांश हम लोग क्या है, गांव में रहते हैं, और गांव के लोग क्या करते हैं, लकड़ी मतलब खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं। क्या करते हैं, भारत में अधिकांश लोग क्या करते हैं, घर में रहते हैं, और घर में रहने से वो क्या करते हैं, लकड़ी काट कर खाना बनाते हैं। तो कहता है लोग ईंधन के लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जो वन विनाश का अभी भी क्या है, एक कारण है। अब अगला है औद्योगिक इकाई के लिए कच्चा माल। अब मान के चलिए बहुत सा ऐसा इंडस्ट्री है जो क्या है, कच्चा माल उसको कहाँ से मिल रहा है, वन से मिलता है। जैसे देखिए जिस पे हम लोग पढ़ रहे, जो प्लाई है, क्या है, प्लाई का देखते होंगे, फर्नीचर देखते होंगे, चाहे माचिस देखते हैं। जो यह पेज है, क्या है, यह पेज भी क्या है, ये जंगल की लकड़ी से ही प्राप्त होता है। कहता भारतीय वनों से प्राप्त कच्चा माल पर आधारित उद्योग धंधे का विकास किया गया। देश में कागज का, कहता कागज का 1947 की तुलना में 3 गुना अधिक बढ़ा है। इमारती लकड़ी मतलब कहता है, इमारती मतलब जो फर्नीचर के रूप में तैयार किया जाता है। क्या कहता है, फर्नीचर के रूप में तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इमारती लकड़ी कहा जाता है। जो वन विनाश का क्या है, एक मुख्य कारण यह भी है। कुछ और भी हो सकता है रीजन, जैसे आपको कह सकता है कि वन विनाश के कारण में क्या कहता है, अत्यधिक पशु चारण। क्या है, कि अब पशु लोग चराते हैं तो वो क्या कहते हैं, पेड़ पौधे खा जा रहे हैं। फिर है नगरीकरण, नगर, कहीं कोई नया जगह नगर बढ़ाना है तो क्या होगा, नया नगर बढ़ाने में भी लोग क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं। अब है आज मतलब ये लास्ट टॉपिक है, कहता है वन से लाभ। अब वन से हमको क्या लाभ है जी, तो वन देखिए यही वन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन। अब आप समझ जाइए कैसे। कहता है वातावरण को शुद्ध करता है। वन क्या करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। कैसे, तो वो ऑक्सीजन छोड़कर क्या करता है, शुद्ध करता है। जलावन के लिए लकड़ी की प्राप्ति में क्या से हो रहा है, वन से होता है। पशुओं के लिए चारा की भी प्राप्ति कहाँ से होता है, वन से होता है। औषधि युक्त पौधों की प्राप्ति। अब बताएं कि बहुत से ऐसा बीमारी है जिसके लिए हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वन का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मुख्य रूप से कहता है, जैसे देखिए अफीम भी क्या है, जंगल से ही मिलता है, जो हमें क्या कहता है, दर्द निवारक दवा है। खासकर जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है उनके लिए क्या होता है इस्तेमाल, जिसके अफीम से दवा बनता है मॉर्फिन। क्या बनता है, मॉर्फिन। जो देखिएगा जो मतलब यह एक मतलब दवा है जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहता है कुनैना, क्या है, सिंकोना। कहता है सिंकोना जो मलेरिया की एकमात्र दवा है। क्या है, सिंकोना एक मलेरिया की एकमात्र दवा है, जिसके इस्तेमाल में कैसे के लिए इस्तेमाल में करते हैं, मलेरिया से बचने के लिए करते हैं। टक्सोला एक और दवा है, यह देखिएगा इसमें लिखा हुआ, टक्सोला एक और दवा है जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलता है, जंगल से मिलता है, जो हमें कैंसर से बचाने में प्रयुक्त होता है। कहता है वर्षा करने में मदद करती है। अब वर्षा कैसे कराता है, तो आप लोग पढ़े होंगे वाटर सिस्टम के तहत कि वर्षा जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस मदद करते हैं। मृदा संरक्षण में मदद करती है। अगर जंगल होता है तो अत्यधिक बारिश होने पर मृदा क्या होती है, मृदा का क्षरण होता है। और वन क्या करती है, उन मृदा का जकड़ के रखते हैं, उनके जड़ में कहते हैं मृदा फंसी रहती है, जो क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण में यह कार्य करती है।
गृह निर्माण के लिए लकड़ी की आपूर्ति। अब आप लोग घर बनाते हैं, उसमें पल्ला है, केमाड़ी है, सब चीज़ कहाँ से मिलता है? तो हमको लकड़ी से मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपना लकड़ी पैदा करते हैं और उससे बनाते हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान, बहुत से है ऐसा चीज़ है जिसके मतलब उद्योग धंधा चलता है तो उससे क्या होता है? पैसा आता है, तो वो कहाँ जाता है? सरकार के पास आता है। भूमिगत में पृष्ठीय जल को बनाए रखता है। भूमिगत मतलब जो आंतरिक जो जल होता है उसको भी क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ये लास्ट आपका रह गया, इसके बाद आज का क्लास यहीं पे हम छोड़ेंगे। कहता है वन विनाश के दुष्परिणाम। पर्यावरण असंतुलित हो जाना है। सूखे की क्या है? सूखे की बारंबारता बढ़ जाएगा। वन अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या है? सूखे की बारंबारता बढ़ जाएगी। मतलब क्या है? जैसे राजस्थान में वन नहीं है तो हम मात्र 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भूमिगत जल स्तर भी क्या हो जाएगा? एकदम नीचे चला जाएगा। क्योंकि वन नहीं रहेगा तो वर्षा भी नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? भूमिगत जल नीचे चला जाएगा। सतही जल में कमी होना, सतही जो ऊपर का जो जल वो भी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। मृदा अपरदन अधिक होगा। अत्यधिक बारिश होने से क्या होगा कि मृदा ये अपने स्थान पे टिकी हुई नहीं रहेगी। मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम जाएगा, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एकदम पूरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इन सभी कारण से क्या होगा कि रोजगार, अगर जंगल कट जाएगा तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। वन विनाश के कारण आंधियों में वृद्धि हो जाती है। जैसे खासकर जहाँ पेड़ पौधा नहीं तो वहाँ हवा अगर थोड़ा सा बता तो बहुत तेज होता है। आज के लिए इतना, जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं इन सभी को याद रखिएगा। और हिमांशु कुमार ने पूछा था हमसे कि सर कोसी परियोजना से मलेरिया नियंत्रण कैसे होगा? तो देखिए, अत्यधिक बारिश होने पे क्या होता है? जहाँ तहाँ पानी इधर उधर जमा हो जाता है, और पानी जमा होने पे क्या होता है? मलेरिया का मच्छर क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में पनप जाता है। तो बाढ़ नियंत्रण मतलब क्या है कि बांध बनने से बांध का जो पूरा जो पानी वो क्या है? नदी के माध्यम से निकल गया हो, वो गाँव में नहीं फैला हुआ। गाँव में जब पहले क्या होता था कि गाँव में जहाँ तहाँ पानी जमा होता था, जिस कारण क्या होता है कि मलेरिया के मच्छर है वहाँ पर क्या होते थे? बहुत ज़्यादा पनपते थे। तो इस प्रकार से क्या है? मलेरिया नियंत्रण के रूप में क्या है? यह कोसी परियोजना काम करती है।